उसका चेहरा स्याह पत्थर की मूर्ति की तरह साकित था। मुझे महसूस हुआ कि वो जो कुछ मुझे बताना चाहती है उसे पहले ही से जानता हूँ। सिधा की कलाई से लिपटा हुआ सांप भी अपना फन उठाए चट्टान की चोटी को तक रहा था। सिधा ने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। हम चट्टान का जीना चढ़ने लगे। चट्टान की चोटी पर पहुंचकर मैंने नीचे देखा। हमारे नीचे स्याह घने बादल ही बादल थे। इन बादलों में बिजली रह रह कर चमक रही थी। बादलों में गरज नहीं थी। फिर उन स्याह घटाओं में से एक शेर निकलकर हमारी तरफ बढ़ा। उसके दोनों अगले बाजू परों की तरह थी और वो नीचे से उड़ते हुए मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं अपनी जगह पर सुन्न होकर रह गया। मैं भागना चाहता था मगर अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता था। सिधा ने मुझे जोर से झंझोड़ा। मेरी आंख खुल गई। पहले तो मुझे ख्याल हुआ कि मैं अभी तक ख्वाब देख रहा हूँ, लेकिन जब मेरे पांव पर ठोकर मारी गई तो मैं होश में आ गया। उठो, तुम हिरासत में हो। मेरा जहन सनसनाने लगा। 4 इस्राएली फौजी स्टेन गन्ने ताने मेरे ऊपर खड़े थे। उनका ट्रक मकान के आंगन में मौजूद था। उनके करीब ही इश्कोल, सांवल और रूथ सहमी हुई खड़ी थी। शहराई आसमान पर सुबह की रोशनी नमूदार हो चुकी थी। ये सुबह मेरी जिंदगी की तारीक रात का आगाज था। मेरी तलाशी ली गई। पिस्तौल उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया और मेरे हाथ पीछे बांध कर ट्रक की तरफ चलने का हुक्म दिया। मुझे उठाकर ट्रक में फेंक दिया गया, बिल्कुल उसी तरह जैसे आलूओं की बोरी फेंकी जाती है। मेरे हाथ रस्सी से पीछे बंधे थे। मैं मुंह के बल ट्रक के अंदर गिरा। मेरा माथा लकड़ी के एक बक्स से टकराया और खून बहने लगा। इस्राएली फौजी छलांगे लगाकर ट्रक में घुस आए और ट्रक के पीछे तरपाल गिरा दी, जिससे अंदर अंधेरा हो गया। ट्रक तेजी से पीछे मुड़ा, फिर घूमा और संगलाख सहरा में किसी नामालूम मंजिल की तरफ चल पड़ा। ये सब कुछ आने वाहिद हो गया था और मैं अभी तक भौचंका सा था। अभी चंद लम्हे पहले ही मैं ख्वाब में सिधा के साथ हसीन जंगल के दिलफरेब माहौल में सफर कर रहा था। उसका बाजू मेरे कांधे पर और मुझे उसकी सहर तरह सांस की आवाज आ रही थी कि दूसरे लम्हे में इस्राएली फौजी ट्रक में इस तरह औंधा पड़ा था कि मेरे दाएं बाएं 3 संतरी स्टेन गन्ने ताने बैठे थे। मेरी तलाशी लेकर उन्होंने मेरे पिस्तौल, जहरीले कैप्सूल और $20 की रकम को अपने कब्जे में कर लिया था। अब मेरे पास सिवाय मेरे नाकाबिले शिकस्त अज़्म के और कुछ नहीं था। लेकिन मैं उस हैबतनाक हकीकत से बेखबर था कि जहां मुझे ले जाया जा रहा है वो मेरे नाकाबिले शिकस्त इरादों और अज़्म के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। उस वक्त कुदरती तौर पर मैं यही सोच रहा था कि उन लोगों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया है और ये किसी फौजी कैंप में ले जाकर मुझसे पूछगिछ करेंगे। रोंगटे खड़ी कर देने वाली अजियतें दी जाएंगी, शदीद जदोकोब करेंगे। मैं बार बार बेहोश हूँगा, वो बार बार होश में लाएंगे और तशद्दुद और अजियत का सिलसिला अस्सर नौ शुरू कर देंगे। वो मुझसे इसराइल में बरसरे पैकार मेरे दूसरे जासूस साथियों के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। मैं उन्हें डॉक्टर एकाद और नातिया के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा और वो मेरे नाखून उतार देंगे, मेरी हथेलियों में कील ठूंकेंगे। ट्रक अपनी मंजिल की तरफ उड़ा जा रहा था। ये खदशा भी था कि मिलिट्री चेक पोस्ट को ग्रेनेड से उड़ाकर मैं जिन इसराइली संतरियों को मौत के घाट उतार आया हूँ उनका बदला भी मुझसे बराबर लिया जाएगा और मुझे उसी तरह हलाक किया जाएगा कि जान एक एक सांस करके निकले। ट्रक में अब मुझे इसराइली संतरियों के चेहरे नजर आने लगे थे। ये तीनों संतरी नौजवान यहूदी थे। उनकी स्टेन गन्नों की नालियों का रुख मेरी तरफ था और वो सिगरेट पी रहे थे। एक संतरी ने अपना भारी फौजी जूतों वाला पांव मेरी पीठ पर रखा हुआ था। मेरे माथे से खून बह रहा था। वो अब जख्म पर जम गया था। जख्म दर्द कर रहा था। यहूदी फौजी चुप थे। वो आपस में भी कोई बात नहीं कर रहे थे। ट्रक संगलाख वीराने में नाहमवार रास्ते पर हिचकोले खाता जा रहा था। धूप निकल आई थी जिसकी वजह से ट्रक के अंदर गर्मी हो रही थी। एक फौजी ने अपने पीछे तरपाल की एक छोटी सी खिड़की से कपड़ा हटा दिया। ट्रक में हवा की आमदोरफ्त शुरू हो गई जिससे गर्मी में कदरे कमी हुई। मुझे अपने ऊपर उस जानवर का गुमान हो रहा था जिसको ये इसराइली फौजी शिकार करके ले जा रहे हो। मैं उनका शिकार ही था। खुदा जाने मेरे बारे में किसी ने मुखबरी की थी या ये लोग खुद ही मेरी तलाश में उधर निकल आए थे। इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता था। बहरहाल अब मैं उनके कब्जे में था और मुझ पर जिस्मानी अजियत का लामुतनाही सिलसिला शुरू होने वाला था। फौजी ट्रक न जाने कितनी देर तक चलता रहा। मेरी घड़ी भी उन्होंने उतार ली थी। कुछ मालूम नहीं था कि वक्त क्या हुआ है। एक जगह पहुंचकर ट्रक ने नीम दायरे में एक चक्कर लगाया और रुक गया। ट्रक के पीछे गिरी हुई तरपाल का पर्दा उठा दिया गया। फौजी बाहर कूद गए। मैं सीधा होकर ट्रक के फर्श पर लकड़ी के बक्स का सहारा लेकर बैठ गया। बाहर मुझे जो कुछ नजर आ रहा था वो कुछ खैमे थे जिनके आगे 2 फौजी गाड़ियां थीं। एक इसराइली फौजी ट्रक के बाहर स्टेन गन लिए पहरा दे रहा था। मुझे फौजियों की आवाजें सुनाई दी। एक फौजी ट्रक की तरफ जल्दी आने का कह रहा था। फिर मुझे लोहे की जंजीरों के एक दूसरे से टकराने की आवाजें सुनाई दी। 2 नई शक्ल वाले फौजी ट्रक में घुस आए। उनमें से एक ने हथकड़ी और बेड़ियां उठा रखी थी। मुझे बैठा देखकर एक ने मेरे घुटनों पर जोर से ठोकर मारी और गाली देकर कहा, टांगें सीधी करो। मैंने खामोशी से उसके हुक्म की तामील
शामिल कर दी। मेरे पाँव में बेड़ियां डाल दी गईं। ये लोहे के 2 कड़े थे जो एक जंजीर के साथ आपस में बंधे थे। मेरे हाथों की रस्सी खोलकर हथकड़ी डाल दी गई। उन्होंने मुझ पर इतना करम जरूर किया था कि मेरे हाथों को पुश्त पर नहीं बांधा। मेरे दोनों हाथ मेरे पेट के साथ लगे थे, जहां संतरियों की गार्ड तब्दील हो गई। ट्रक की तरपाल गिरा दी गई, उसका इंजन गड़गड़ाया और ट्रक एक चक्कर काटकर एक बार फिर आगे रवाना हो गया। तकरीबन 1.5 घंटे के सफर के बाद ट्रक दोबारा एक मकाम पर रुक गया, जहां मेरी आंखों पर कसकर पट्टी बांध दी गई। फिर मुझे ट्रक से उतारकर सीधा चलने को कहा गया। जमीन सख्त थी, लगता था कि पत्थरों को जोड़कर फर्श बनाया गया है। एक जानिब से किसी गाड़ी के इंजन के मुसलसल चलने की आवाज आ रही थी। पाँव में बेड़ियों की वजह से मैं किसी ऐसे बच्चे की तरह कदम कदम चल रहा था जो चलना सीख रहा हो। बेड़ियों का लोहा मेरे टखनों से टकराकर दर्द कर रहा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। किसी ने पीछे से मेरे शाने पर राइफल का दस्ता मारा और गाली देकर कहा, तेज चलो। मैं मुंह के बल गिरते गिरते बचा। किसी ने पीछे से मेरी गर्दन पकड़ ली और धक्का देकर आगे चलाने लगा। आगे जीना था, मैं गिर पड़ा। मुझे ठोकर मारकर उठने का हुक्म मिला। हाथों में हथकड़ी लगी होने की वजह से मैं आसानी से उठ न सका। आगे बरामदस आ गया था। मुझे एक जगह धकेल दिया गया। फिर मुझे दरवाजा बंद करने की आवाज आई। मेरी आंखों की पट्टी खोल दी गई थी। मैंने देखा कि मैं एक बोसीता और नीम तारीख कोठरी में हूँ, जिसकी छत की कड़ियां मेरे सर से चंद इंच ही ऊंची होंगी। मेरे सामने एक बड़ी बड़ी मूंछों और हलाकू खान की शक्ल वाला गंजा यहूदी हाथ में टीन का एक डिब्बा लिए खड़ा था। उसने डिब्बा फर्श पर रखा और मेरी हथकड़ी खोल कर गुर्राया, जहां फारिग हो लो। वो बाहर चला गया। दरवाजे को बाहर से ताला लगा दिया गया। अब मैंने नीम तारीख कोठरी का जायजा लिया। कोने में एक कमोड पड़ा था। पानी की बाल्टी भी पास ही रखी थी। टीन का जो डिब्बा गंजा यहूदी दे गया था, उसमें मुट्ठी भर उबले हुए चावल पड़े थे, जिनमें से बू आ रही थी। मुझे सख्त भूख और प्यास लगी थी। खुदा जाने उसके बाद ये बासी चावल भी कब नसीब हों। यह सोचकर वो चावल जहर मार किए, बाल्टी से पानी पिया और वहीं दीवार का सहारा लेकर नंगे फर्श पर बैठ गया। करीबन आध घंटे बाद वही गंजा यहूदी फौजी दोबारा कोठरी में आया। मेरी आंखों पर पट्टी बांधी और कोठरी से निकाल कर बाहर ले गया। पट्टी स्याह कपड़े की थी और कुछ इस तरह से कसकर बांधी गई थी कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मेरी हथकड़ी लगा दी गई थी, जहां से मुझे एक बार फिर ट्रक में धकेल दिया गया। ये ट्रक जहां से रवाना हुआ तो एहसास हुआ कि वो संदलाख ना हमवार सड़क की बजाय किसी हमवार सड़क पर चला जा रहा है। शायद हाईवे थी और मुझे तेल अबीब ले जाया जा रहा था। बाकी का सारा दिन ट्रक सड़क पर तेज रफ्तारी से चलता रहा। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि रात हो गई है या अभी दिन है। मेरा ख्याल है कि 2 घंटे के सफर के बाद ट्रक एक जगह खड़ा हो गया, जहां फौजी छलांगे लगाकर बाहर उतर गए। मुझे उनके उतरने और बातें करने की आवाज आई जो जरा दूर हो गई थी। फिर किसी ने टीन के डिब्बे से मुझे पानी पिलाया। ये भी कोई यहूदी फौजी था जो मुझे साथ साथ गालियां भी दे रहा था। मैं बेबस था। मैं गालियों के जवाब में कार्रवाई नहीं कर सकता था। 2 आदमी मुझे खींचकर ट्रक से बाहर ले गए, जहां एक तरफ ले जाकर मुझे पेशाब वगैरह करवाया गया। पट्टी बदस्तूर मेरी आंखों पर बंधी थी। मेरे माथे का जख्म जमकर अकड़ गया था। पाँव के टखनों पर भी मुसलसल रगड़ से दर्द शुरू हो गया था, जहां से मुझे उसी ट्रक में बिठाकर एक ऐसी जगह ले जाया गया जहां मुझे एक हवाई जहाज के उतरने की आवाज सुनाई दी। ये कोई हवाई अड्डा था। ट्रक रुका तो मुझे एक आदमी ने सहारा देकर उतारा। मैं कदम कदम पर चलने लगा। मेरे टखने दर्द कर रहे थे। बेड़ियों और उनके दरमियान बंधी हुई जंजीरों के रगड़ने की आवाज सुनाई दे रही थी। जिंदगी में पहली बार ये जेवर पहने थे। जंजीर ज्यादा से ज्यादा 2 फुट लंबी थी और मैं ज्यादा डग नहीं भर सकता था। बड़ी एहतियात से चलने की कोशिश करता, फिर भी बेड़ियां मेरे टखनों से टकराकर उन्हें छीले डाल रही थी। 2 आदमियों ने मुझे जमीन से कोई 4 फुट ऊपर उठाकर किसी जगह फेंक दिया। फिर दरवाजा बंद होने की आवाज आई। जरूर ये कोई छोटा फौजी जहाज था। मैं जहाज के फर्श पर टांगे एक तरफ आधी ऊपर उठाए बैठा था। मेरे इर्द गिर्द फौजी बूटों की आवाजें आ रही थी। किसी ने इब्रानी जबान में कहा, कैप्टन हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। शायद जहाज के फौजी पायलट को मुखातिब करके कहा गया था। कैप्टन की तरफ से कोई जवाब सुनाई न दिया। उसकी बजाय इंजन स्टार्ट हो गया। इंजन की आवाज बता रही थी कि ये छोटा हवाई जहाज है। फिर एक हल्के से धचके के साथ हवाई जहाज हवाई पट्टी पर रेंगने लगा। बहुत जल्द उसने रफ्तार पकड़ ली। उसके बाद जहाज ने जमीन छोड़ दी। जमीन के साथ जहाज के पहियों के रगड़ने की आवाज एकदम बंद हो गई और यूं लगा जैसे जहाज हल्का हो गया है। एक तरफ को होता लगाकर जहाज ने बुलंदी हासिल करनी शुरू की। एक खास बुलंदी पर जाकर जहाज सीधा हो गया। अब वो एक नपी तुली रफ्तार से परवाज कर रहा था। छोटा होने की वजह से जहाज फजा में ऊपर नीचे हो रहा था। मैं सोचने लगा कि जरूर मुझे तेल अबीब के फौजी हेडक्वार्टर में ले जाया जा रहा है।
प्यास फिर लगने लगी। मैंने पानी मांगा तो जवाब में किसी ने मेरे जबड़े पर राइफल का बढ़ते मारा। मैंने हथकड़ी लगे हाथों से अपना मुंह थाम लिया। खुदा का शुक्र था कि जबड़ा अपनी जगह पर कायम था। जहाज ऊपर नीचे होता, हल्के हल्के हिचकोले खाता एक खास रफ्तार से उड़ा जा रहा था। मेरा जबड़ा एक तरफ से सुन हो रहा था। खुदा जाने कितना वक्त गुजर गया था कि जहाज नीचे आना शुरू हुआ। फिर वो हवाई अड्डे की पट्टी पर उतर गया। जहाज रुका, दरवाजा खुला, मुझे घसीट कर बाहर निकाला गया। एक और ट्रक में धकेल दिया गया। ट्रक उसी वक्त चल पड़ा। ट्रक एयरपोर्ट से निकलकर किसी कुशादा सड़क पर जा रहा था, क्योंकि यहाँ मुझे दूसरी गाड़ियों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। फिर उन गाड़ियों की आवाजें पीछे रह गई। एक बार फिर सिवाय अपने ट्रक के इंजन की आवाज के दूसरी आवाज नहीं थी। ट्रक कभी ढलान में उतर जाता, कभी चढ़ाई चढ़ता। एक पुल के ऊपर से भी गुजरा। काफी देर चलने के बाद ट्रक बाएं जानिब घूम गया। थोड़ी दूर तक चलते रहने के बाद जैसे वो एक पथरीले रास्ते से गुजरने लगा, जहां वो जरा जरा उछल रहा था। आखिर एक मकाम पर पहुंचकर रुक गया। इंजन बंद कर दिया गया। यहाँ भी मुझे घसीट कर बाहर निकाला गया। एक आदमी मुझे बाजू से पकड़कर आगे को धकेलता हुआ ले गया। उनमें फौजी बूटों के चलने की आवाजें भी थी, किसी जीप के करीब से गुजरने की आवाज भी थी और फौजियों के एक दूसरे को पुकारने की आवाजें भी थी। मुझे एक बरामदे में से गुजारा जा रहा था। मुझसे चला नहीं जा रहा था। टखने और जबड़ा सख्त दर्द कर रहे थे। जंजीर की आवाज बुलंद हो रही थी। बेड़ियों के फौलादी कड़े मेरे टखनों को छीले डाल रहे थे। मैं एक एक पांव रख कर कोई जीना उतरने लगा। फिर मुझे लोहे का एक दरवाजा खुलने की आवाज आई। किसी ने जोर से पांव जोड़कर सैल्यूट मारा। आवाज आई, ये खतरनाक फलस्तीनी जासूस है। किसी ने जवाब दिया, सर उसे शूट कर दें। मुझे अंदर को धक्का दिया गया। मैं पथरीले फर्श पर गिर पड़ा। मेरी कोहनियां छिल गई थी। फौजी बूटों की आवाज मेरे करीब आई। मेरी आंखों पर बंधी हुई पट्टी खोल दी गई। मुझे कुछ दिखाई न दिया। कोठरी में खूब अंधेरा था। मैंने 2-3 बार आंखें चुपकाई। जर्द रंग के तारे आंखों के आगे नाचने लगे। लोहे का दरवाजा खटाक से बंद हो गया। आहिस्ता आहिस्ता मेरी बीनाई जैसे बहाल हो रही थी। देखा कि एक तंग सी कोठरी के नंगे फर्श पर पड़ा हूँ। छत के साथ एक जर्द बल्ब जल रहा था। कोठरी बिल्कुल खाली थी। सिर्फ कोने में एक कमोड पड़ा था। अब मैंने हथकड़ी लगे हाथों को उठाकर अपने जबड़े को आहिस्ता से छुआ। एक टीस सी उठी और मैंने हाथ नीचे कर लिए। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपना जबड़ा चलाया। जबड़ा सही सलामत था, मगर सख्त दर्द कर रहा था और एक तरफ से सूज गया था। मैंने टखनों पर से पतलून ऊपर उठाई तो देखा कि दोनों टखनों से खून बह रहा था। मैंने बारी बारी टखनों के ऊपर टांग को दबाया। कुछ सुकून सा महसूस हुआ। हाथ छोड़ा तो टखनों के जख्मों का दर्द फिर से बेदार हो गया। मुझे उस उकूबत खाने में आए बमुश्किल 15-20 मिनट गुजरे होंगे कि दरवाजा खुला और 3 फौजी अंदर आ गए। उनमें से 2 पीछे थे और एक तोंद वाला यहूदी फौजी अफसर आगे आगे था। उसके हाथ में छोटा सा डंडा था जिस पर चमड़ा मुंढा हुआ था। ये मौत के फरिश्ते मेरे इर्द गिर्द आन खड़े हुए। एक सिपाही बाहर से एक स्टूल लेकर तेजी से अंदर आया। स्टूल मेरे करीब फर्श पर रख दिया। यहूदी फौजी अफसर उस पर बैठ गया और मेरी तरफ झुककर घूरने लगा। मुझसे पूछगिछ का सिलसिला शुरू हो गया। पहले तो वो मेरे साथ बड़ी नरमी और मुलायमत से पेश आया, जैसा कि आम तौर पर उन लोगों का वतीरा रहा है। उसने मुझे फौरी तौर पर रिहा करवाने की पेशकश भी की और कहा कि अगर मैं उसके साथ ताउन करूंगा तो वो न सिर्फ ये कि मुझे रिहा करवा कर उर्दन की सरहद पार करवा देगा, बल्कि मेरे साथ VIP वालों जैसा सुलूक किया जाएगा। उसने मेरे लिए ठंडा पानी और ताज़ा चावलों की एक प्लेट भी मंगवाई। मैंने ये सोचकर चावल फौरन हड़प कर लिए और ठंडा पानी पी लिया कि खुदा जाने उसके बाद कितनी देर तक खाने को कुछ नसीब होगा भी या नहीं। वो बड़ा खुश हुआ कि मैं उसकी लाइन पर चढ़ गया हूँ। अब उसने बड़ी नर्म आवाज में मुझसे पूछा कि मुझे पाकिस्तान से इसराइल किसने पहुंचाया था और मेरे दूसरे साथी इसराइल में कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं। सिर्फ ये 2 सवाल हैं। इनके जवाब ऐसे मुश्किल भी नहीं है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हारा नाम सीग़ाए राज में रखा जाएगा। हम किसी को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताएंगे, बल्कि जब तुम उर्दन की सरहद पार कर लोगे तो हम यही ऐलान करवाएंगे कि एक जासूस हमारी तैत से फरार हो गया है। अब ऐसा करो, सिर्फ ये बता दो कि तुम्हें पाकिस्तान से यहाँ कौन लाया था। तुम जिस मिशन पर आए थे हमें उसके मुतालिक सब कुछ मालूम है। दूसरे ये बताओ कि तुम्हारे साथी कहाँ कहाँ और किस किस नाम से मसरूफ अमल हैं। उसने मेरे कांधे पर हाथ रखकर जरा सा दबाया और अपने मौक़िफ़ को दोहराया। मैं तुमसे सिपाहियों वाला वादा करता हूँ कि तुम्हारा नाम हम किसी को नहीं बताएंगे। ये राज तुम्हारे और हमारे दरमियान ही रहेगा। मैंने चेहरा ऊपर उठाकर यहूदी फौजी अफसर की तरफ देखा और सर को नफी में हिलाते हुए कहा कि मैं पाकिस्तानी जासूस नहीं हूँ। मैं मुल्क मिस्र का रहने वाला हूँ और सरहद पर से मुझे जबरदस्ती पकड़ लिया गया था। यहूदी अफसर 1 सेकंड के लिए चुप हो गया। उसकी आंखों से शोले से निकलने लगे, लेकिन वो मुस्कुराया और जरा सा झुक कर बोला, अगर तुम पाकिस्तानी जासूस नहीं हो तो फिर तुमने हमारे मिसाइल बेस पर कब्जा जमा कर हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश क्यों की थी? तुमने पाकिस्तानी लड़की को वापस लेने का मुतालबा क्यों किया और हमारी मिलिट्री पोस्ट को ग्रेनेड मार कर क्यों उड़ाया? मैंने जवाब दिया, मुझे उन लोगों ने जबरदस्ती पकड़कर अपनी टीम में शामिल कर लिया था। मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। यहूदी अफसर मुस्कुराया, स्टूल पर पीछे को हट गया
फिर अचानक उसने अपना डंडा लहराकर उल्टे हाथ से इतनी जोर से मेरे कांधे पर मारा कि मेरे मुंह से बेख्तियार चीख निकल गई और मैं फर्श पर एक तरफ गिर पड़ा। मेरा कंधा दर्द से शल हो गया और सारा जिस्म सनसनाने लगा। यहूदी अफसर ने अब मुझे ठोकरों से मारना शुरू कर दिया। वो साथ साथ बोले जा रहा था और मुझे अंग्रेजी जबान में गालियां भी दे रहा था। तुम पाकिस्तानी जासूस हो, तुमने इब्रानी जबान बाकायदा जासूसी करने के लिए सीखी थी, तुम्हारे और साथी भी हैं, तुम्हें उनके नाम बताने होंगे।